Hello everyone, welcome to Wingsec Quran. A very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching Wingsec Quran. So dear students, we have started a video series on Indian polity. Indian polity पे हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी इंडियन पॉलिटी में रहते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ऑलरेडी कुछ वीडियोस के आ चुके हैं। तो इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है जिसको जेके एसएसबी कंडक्ट कराएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं यानी कि जितने भी सारे टॉपिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के दिए गए हैं जेके एसएसबी के वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में, हम उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम वीएलडब्ल्यू के टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन आफ्टर दैट इंडियन पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीएलडब्ल्यू के बाहर भी हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। एंड आज हम एक नए टॉपिक पे अपना ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक नया टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी में है एंड वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में भी है, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप विंग से उड़ान के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके इन ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं एंड आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। सीट्स लिमिटेड हैं तो आपको जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो डिस्कशन है हमारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे रहने वाला है। ओके, सो हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे हैं, क्या कैसे हम लोकेट कर सकते हैं इनको, एंड क्या मीनिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एंड कब इनको इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। एंड मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स आपको पता है फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में दिए गए हैं। दे आर 6 फंडामेंटल राइट इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, लेकिन इसके साथ साथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स नेशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो आज हम देखेंगे कि क्या ड्यूटीज हैं एक इंडियन सिटीजन की, एक भारत के नागरिक की, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं स्टेट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो ये है कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ओके, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली फंडामेंटल राइट्स नॉट ड्यूटीज। तो यहाँ पे एक चीज हमने देख ली कि भाई 26 जनवरी, ये मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी कराता रहता हूँ। ओके, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया तो इस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये हमें पहली ही लाइन में पता चल गया। ओके, सिर्फ फंडामेंटल राइट थे हमारे पास। तो फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यूएसएसआर यानी कि 1990 से पहले क्या था, रशिया एंड बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया था जिसको यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था। इसको कोल्ड वार का एरा भी कहते हैं 1945 से 1990। तो हमें ये पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ यूएसएसआर क्या है। तो यूएसएसआर में ही यू नो फंडामेंटल ड्यूटीज का एक कॉन्सेप्ट था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर में था वहीं से कॉपी किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, सबसे पहली बात। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एज आई टोल्ड यू कि ओरिजिनली इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर लेटर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड कब ऐड की गई, सो 1976 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी एक कमेटी अपॉइंट करती है जिसका नाम रखा जाता है स्वारंग सिंह कमेटी, क्योंकि इसके चेयरमैन जो थे स्वारंग सिंह थे तो इसलिए स्वारंग सिंह कमेटी। ये 1976 में होता है एंड स्वारंग सिंह कमेटी जो है रेकमेंड करती है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, एंड इससे पहले आपको पता है कि 1975 से 77 तक क्या था, इमरजेंसी चल रही थी इंडिया में। इमरजेंसी का भी एक चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी हो गया या फिर आपका जेके पीएससी हो गया। एंड आपको मैं बता दूं कि जेके पीएससी के लिए 40 डेज और मिल गए हमें,
तो तब तक मोस्ट प्रोबेबली हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई जेकेपीएससी देख कर रहा है प्रिपेयर, तो इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चला रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू पीपल, वट एवर आई एम टीचिंग राइट देयर, you will find definitely all these things in the इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। लेकिन उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 मिनट में एक पूरा टॉपिक जो है हम कवर करवा रहे हैं। सो आई होप आप इस सीरीज को देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम इसको शुरू कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 1976 में एज आई टोल्ड यू दैट स्वारंग सिंह कमेटी अपॉइंट की गई, एंड स्वारंग सिंह कमेटी ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि स्वारंग सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस में सबसे पहली रिकमेंडेशन यही थी कि इन्होंने क्या कहा कि पेनल्टीज इंपोज होनी चाहिए। ओके, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी यानी फॉर नॉन कंप्लायंस विद ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज यानी पूरी नहीं करता है, तो स्वारंग सिंह कमेटी ने कहा था कि उसको क्या होगी, पेनल्टी यानी कि पनिशमेंट दी जाएगी स्टेट के द्वारा। तो ये रिकमेंडेशन भी दी गई थी स्वारंग सिंह कमेटी के द्वारा। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम आगे चलते हैं तो एक और चीज़ यहाँ पे रिकमेंडेशन में थी कि जो ये पेनल्टी होगी, जो ये स्टेट पेनल्टी इम्पोज करेगा, इसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस बेसिस पे कि किसी के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गए इस पर्टिकुलर पनिशमेंट की वजह से। और पनिशमेंट क्यों रिकमेंड की थी स्वारंग सिंह कमेटी ने, अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं करता है। ओके, नॉन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये दूसरा इसका रिकमेंडेशन था। एंड तीसरा रिकमेंडेशन ये भी था कि टैक्सेस को पे करना जो है ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी एज पर स्वारंग सिंह कमेटी, कि टैक्सेस को पे करना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी मैंने बताया कि अगर ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहा है कोई इंडियन सिटीजन, तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, पेनल्टी देनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ उस पनिशमेंट, उस पेनल्टी को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड्स पे कि इस पनिशमेंट की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो गए। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूं कि स्वारंग सिंह कमेटी ने क्या किया था, स्वारंग सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की थी। तो आप ये याद रखेंगे, स्वारंग सिंह कमेटी यानी कि एसएससी, ओके, इन्होंने सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ही क्या की थी, रेकमेंड की थी। एंड कब ये हुई थी, 1976 में बिठाई गई थी कमेटी, एज आई टोल्ड यू पीपल। लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एज आई टोल्ड यू पीपल के जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई जाती है तो अमेंडमेंट होता है, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट मैंने आपसे कहा है, अमेंडमेंट का एक अलग टॉपिक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे, एक पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखें कि आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट प्रोसीजर आता है, और ये आर्टिकल और ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर पार्ट 20 में है, पार्ट 20। ओके, 25 पार्ट्स है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें पार्ट 20 जो है उसमें आर्टिकल 368 है, एंड उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर पूरा दिया गया है। तो एज आई टोल्ड यू कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली पार्ट नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। स्वारंग सिंह कमेटी 1976 में बिठाई गई, उसने रेकमेंड की बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड, एंड एट द एंड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की स्वारंग सिंह कमेटी ने। लेकिन फिर क्या होता है, एक्चुअल में जब गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट एक्ट लाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर लाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लेकिन रेकमेंड कितनी हुई थी, 8, आप ये याद रखेंगे। एंड कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए। एंड ये एक ये भी था कि प्रेम्बल को अमेंड किया गया, आपको मैंने बताया कि प्रेम्बल में 3 नए वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये भी थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई, और एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है, पार्ट 4A। जैसा कि आपको पता है पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 हमारा है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
एंड यहीं पे पार्ट 4A ऐड किया जाता है एंड इसको नाम रखा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड एक नया आर्टिकल भी ऐड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 51A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रेकमेंड की गई थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वार्ग सिंह कमेटी के द्वारा, एंड 10 जो है वो इंक्लूड की गई 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। एक नया पार्ट ऐड हुआ, एक नया आर्टिकल ऐड हुआ। ओके, आप आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे एक याद रखें, आपके जो पेनल्टी वाली रिकमेंडेशन स्वार्ग सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, इसको नहीं ऐड किया, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट होती तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो फिर काफ़ी सारे लोगों को पेनल्टी देनी पड़ती, पनिशमेंट देनी पड़ती। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर में कुछ ज़्यादा हम कह सकते थे कि स्ट्रिक्टनेस आ जाती। तो इस वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इसके लिए पेनल्टी नहीं है। ओके, देयर इज़ नो पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम देखते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई, वो कितनी, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो एज आई टोल्ड यू पीपल, 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई, आज 11 है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वो कब ऐड हुई है। तो जब 1976 में लाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर, तो तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ओके, ये आप याद रखेंगे, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। एंड आर्टिकल 51 के अंडर ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, एंड ये सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। यानी सिटीजन्स ही इसको, सिटीजन्स पर ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज लागू होती हैं। कोई फॉरेनर जो होगा उस पर फंडामेंटल ड्यूटी लागू नहीं होती है। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे पास है वो है 51 एंड 51A, जो हमारे पास है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये क्या है कि सबसे पहले जो भारत का नागरिक होगा उसको क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी है, अबाइड करना है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज हैं उनको एक्सेप्ट करना है। एंड इसके बाद ये भी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो एक ड्यूटी है उसकी। एंड इसके साथ साथ जो भी आइडियल्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनको भी क्या करना है, उनको भी यानी कि एक्सेप्ट करना है। एंड उन सब को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अबाइड करना है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का भी हमें क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है कि जब नेशनल एंथम होता है कभी सिनेमाज में, तो सब खड़े हो जाते हैं, लाइक क्रिकेट में भी होता है, तो सब वहाँ पे, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी ही है हमारी। ओके, ये आप याद रखेंगे। सो पहली हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू बी अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो जिन आइडियल्स की वजह से, जिन आइडियल्स को हम फॉलो करके, जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के टाइम पे जो आइडियल्स फॉलो हुए हैं, उन आइडियल्स को चेरिश करना है हमें, एंड उनको फॉलो करना है, यानी कि उनको कंटिन्यू रखना है हमने। ओके, आप ये भी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल में जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनके कुछ आइडियल्स थे, उनकी कुछ फ़िलॉसफीज़ थी, तो वो सारी फ़िलॉसफीज़ को हमने लेके चलना है एंड उनको चेरिश करना है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड द थर्ड वन इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो अखंडता है, इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको कायम रखते हुए, कायम रखना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टेट के हित के अगेंस्ट है, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट है, नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, जिससे नेशनल इंटीग्रिटी खतरे में आ रही है। तो ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड देन कम्स अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो हमें जो देश है, देश सेवा में हमें अपना योगदान देना है, इस तरह से अगर आप हिंदी में कहें तो नेशनल सर्विस हमें देनी है कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो जैसे हमारा आर्मी में लोग जाते हैं, तो ये भी एक नेशनल सर्विस है। एंड इसके अलावा जो भी काम इंडियन सिटीजन कर रहा है एंड जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सब नेशनल सर्विस में आएगा। एंड ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो सिंपल है कि भाई बेकार रोटियां नहीं तोड़नी है, कुछ काम करना है जिससे देश का भी भला हो, देश का नाम हो।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड इसके साथ हमारे पास एक और है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो कैसे रहना है कि हमें, आपने देखा होगा कि प्रेम्बल में एक चीज़ है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड एक प्रेम्बल में है, तो इसका यहाँ पे यही मीनिंग हो गया कि हमें आपस में भाईचारे से रहना है। एंड जो सारे सिटीजन्स हैं इंडियन इंडियन वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो एक फैमिली की तरह है, एंड उनको एक फैमिली की तरह रहना है, एंड हार्मनी से रहना है, पीस से रहना है, दंगे वगैरह नहीं करने हैं, एक दूसरे को मारना काटना नहीं है। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके। एंड डिफरेंट लिंग्विस्टिक पर्सनालिटीज, रिलीजियस पर्सनालिटीज, या फिर हम कम्युनिटीज़ कह सकते हैं, सॉरी, रिलीजियस कम्युनिटीज़, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, या फिर कोई और तरह की डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की डाइवर्सिटी के लोग हैं, तो उन सबको आपस में मिल के रहना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। एंड देन अगेन, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। आपको पता है कि इंडिया का हेरिटेज बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, एंड बहुत ज़्यादा पुराना हेरिटेज, बहुत ज़्यादा पुराना कल्चर है, तो इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, इसको नहीं भूलना है, हमें ये साथ में लेके चलना है, क्योंकि यही हमारी कंट्री को डिफरेंट बनाती है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो इस हेरिटेज को, इस कल्चर को हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। एंड देन एक और फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, एंड ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड जो फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, एंड जो भी वाइल्ड लाइफ वगैरह है, इन सब को हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस तरह यूज़ नहीं करना है कि आने वाले समय में ये ख़त्म हो जाएं, ओके, या फिर लेक्स पोल्यूट हो जाए, हमें इस तरह के काम नहीं करने हैं। तो ये सारी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फॉरेस्ट को इतना यूज़ नहीं करना है कि बिल्कुल जंगल ही ख़त्म हो जाएं। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड इसके साथ साथ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि हमें चीज़ों को साइंटिफिक बेसिस पे देखना है, जज करना है। ऐसे ही आंखें बंद करके अंधविश्वास एंड जो भी हमारे यू नो ऐसी कोई चीज़ जो साइंटिफिक बेसिस पे प्रूवन ही नहीं है, जो सिर्फ अंधविश्वास में है, हम वैसे यकीन नहीं करना है चीज़ों में। सो हमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच हमें लेना है। एंड उससे क्या होगा, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म जो है व्यक्ति में पैदा होगा, इंडियन स्टडीज़ में पैदा होगा। एंड ये चीज़ जो है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके। एंड इसके साथ साथ हमारे पास है पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफ गार्ड करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। एंड देन अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एंड इसके साथ ये भी है कि हमें वॉयलेंस नहीं करना है। ओके। हमें वॉयलेंस जितना जितना क्या हो सके कि हमें बिल्कुल वॉयलेंस करना नहीं है, एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है। आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम चल रही है, एंड इसमें हो क्या रहा है कि उसके अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अगेंस्ट हैं लोग इस टाइम पे। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके आप क्या ही प्रूव करना चाहते हैं, एंड आप क्या ही नेशनल सर्विस करेंगे अगर आप नेशन ही के अगेंस्ट है। 50 कितने करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लोगों के सेंस होना चाहिए, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई हैं, ताकि इंडियन सिटीजन्स में एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए कि हमें बहुत सारे अधिकार तो हैं, लेकिन हमारे बहुत सारी ड्यूटीज़ भी हैं। ओके। एक बंदे की गाड़ी जला दी, वो कहीं पे गाड़ी खड़ी करके गया था तो उसकी गाड़ी जला दी। अब इससे क्या होगा, उसकी गाड़ी जलाने के से अग्निपथ स्कीम पे क्या इफेक्ट करेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। एंड इसके साथ साथ एक और हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एंडियोर एंड अचीवमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम एक्सेल करें लाइफ में। एंड उससे होगा क्या, हम जिस भी स्फेयर ऑफ लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, उससे होगा क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा नेशन जो है उसमें कंट्रीब्यूट होगा, एंड नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट होगा एट द एंड। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितने भी स्फेयर्स ऑफ लाइफ हैं उनमें हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, एंड हमें कोशिश करनी है हमेशा एक्सीलेंट होने की। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड इसके साथ साथ ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसके बारे में आपको बताता था, अभी तक जो हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, ये 1976 में अडॉप्ट की गई थी। किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 एंड 14। तो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे जो भी हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनके जो 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे हैं,
उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है एजुकेशन में, ओके, ताकि उनको एक सही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एंड ये पेरेंट्स के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी, पहले ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि एक फंडामेंटल राइट भी इसी एक्ट के थ्रू आया था, 21A, दैट इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो इस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई। तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपको लिंक हो रहा है, एंड आपको अभी तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जो नोट यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज व्हाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज। तो कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो हमें एज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है करनी है, जो हम पे अनिवार्य है हमारे लिए, कि हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के वजह से वो हमें करनी है। जैसे कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी, ये इसीलिए है क्योंकि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडियन नेशन के हम सिटीजन हैं, तो इसलिए नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट करनी है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एडबाइड करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अपनी देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड हम ही इसी देश के नागरिक सिटीजन हैं, तो इसलिए हमें इसको अबाइड करना है, ओके। एंड इसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ जो हैं मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जिस तरह से स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड की बात करें, हम आपस में हम कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी से रहना, भाईचारे से रहना, तो ये एक मॉरल ड्यूटी है, यानी एक गुड स्टैंडर्ड बताता है हमारा। तो मॉरल वही चीज़ होती है जो किसी चीज़ की राइटनेस एंड गुडनेस को डिफाइन करे, ओके, जो राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करे, दैट इज एक्चुअली मॉरलिटी, ओके। तो यहाँ पे आप यही याद रखेंगे कि कुछ ड्यूटीज मॉरल ड्यूटीज हैं, कुछ ड्यूटीज सिविक ड्यूटीज हैं। यानी कुछ ड्यूटीज हम मॉरल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ड्यूटीज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ओके। एंड इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। तो सिर्फ सिटीजन्स पर ही लागू होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी सिर्फ सिटीजन को ही कहा गया है कि भाई आप ये ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, एंड फॉरेनर्स पे ये नहीं होती है। फॉरेनर अगर कोई नेशनल एंथम में खड़ा नहीं होता है, तो उसके लिए नेशनल ड्यूटी नहीं है, सॉरी, उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें नेशनल एंथम के टाइम पे खड़ा होना है, साइलेंट रहना है, ये हमारी नेशनल ड्यूटी है, ओके, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड देन वन मोर थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल बाय कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल बाय कोर्ट। अगर फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि परफॉर्म नहीं होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट में चला जाएगा बंदा। क्या हो रहा है कि फंडामेंटल राइट में आपको पता है, फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप क्या जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल बाय कोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन। लेकिन कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एक लेजिस्लेशन के थ्रू इन्फोर्स कर सकता है। आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटी टू वोट आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो टैक्सेस देना एंड वोट डालना ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ओके। ये फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर में नहीं आती हैं। कौन सा चैप्टर, जो पार्ट 4A है, एंड जो 1976 में आया, जिसमें अब 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई 2002 में। फंडामेंटल ड्यूटीज किसने रिकमेंड की, स्वारंग सिंह कमेटी ने, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एंड दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये सेशन, एंड अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।